अगर तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज होती है y इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या होता? थीटा क्या डालता है? पिछले साल क्लास 11 में तुमने पढ़ा था y इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा में तुम क्या डालते थे? एंगल। कौन से? 0 से 360, बस उसके बाद एंगल लगाओ, डाय हो गए, मर गए। मल्टीपल क्या जैसे अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको 720 भी दे रखा है, 3000 भी एंगल दे रखा है, 900 भी दे रखा है, इवन नेगेटिव में भी एंगल दे रखे हैं। नेगेटिव में कैसे एंगल बने जाते हैं? अगर आप एंटी क्लॉकवाइज नापते हो तो पॉजिटिव होता है, और अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट से नीचे की तरफ नापते हो तो -60 डिग्री होगा, ठीक है। और दूसरी चीज आपने क्या पढ़ी थी कि डिग्री को कितने में डिग्री हो, मान लो 60 है तो सब π/3 लिखते हैं। क्यों? जो भी डिग्री होगा उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं? π/180, ठीक है, तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमने पढ़े थे। तो एंगल कितने डाल सकते हैं? कोई भी, बट वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई करती है। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है कि इन दोनों की वैल्यू कितनी बनती है? 1। और ऐसे ही नेगेटिव में कितनी वैल्यू बनती है दोनों की तरफ से? -1। और ये ग्राफ ऐसा नहीं है इधर की तरफ पॉजिटिव में, इधर नेगेटिव में भी है। मतलब एंगल आप नेगेटिव में भी डालोगे, अगर एंगल आप नेगेटिव में भी डाल रहे तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। और अगर आप माइनस कम से कम वैल्यू क्या होगी? -1, और ज्यादा वैल्यू क्या होगी? यानी इमेजिन करो थीटा क्या डाल रहे हो? एनी एंगल, बट जो रेंज आ रही है, यानी जो आंसर आ रहा है, यानी जो y की वैल्यू आ रही है वो 1 से लेके -1 के बीच में आ रही है। यही है या नहीं है? मतलब तुम एंगल के लिए फिक्स नहीं हो, बट अगर वहां पे एंगल फिक्स नहीं था बट तुम्हें वहां पे एक चीज सिखाई गई थी जिसे आप बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। वो क्या होता है? एक रेंज जिसमें आपकी ये जो वैल्यू है -1 से 1, वो हर एंगल के लिए इसके लिए इन्होंने बोला आप एक एंगल उठाओ यहां से, सॉरी यहां से, और यहां तक जाओ। ये एंगल कौन सा है? ये एंगल है -π/2। कौन सा एंगल है? -1 है ना, -π/2 यानी -90 डिग्री। और ये कौन सा एंगल है? +π/2 यानी -π/2 से आप नापो, ये लाइन गई और नापो, रिपीट हो रहा। इसके लिए एक वैल्यू, इसके लिए एक, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, और 0। फिर एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, π/2 पे 1। तो अगर आप देख रहे हो एक वैल्यू के लिए, यानी एक एंगल के लिए सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, तो ये क्या कहलाता है? -π/2 से जो आपका थीटा है वो +π/2 तक इक्वल, ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल वैल्यू। ये कहलाता है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल एंगल। ऐसे सबकी थी, ऐसे सबकी थी, साइन की, कॉस की, टेन की, सेक की, कोसेक की, सबकी थी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब जब इनवर्स पढ़ते हो, इनवर्स का मतलब क्या है? इनवर्स का मतलब है कि जो आपका ये फंक्शन था ये उठ के यहां आ गया, मतलब अब तुम क्या डाल रहे, पहले यहाँ क्या डाल रहे थे? एंगल, तो क्या मिल रहा था? वैल्यू। अब क्या डाल रहे हो तुम? वैल्यू, तो क्या मिलेगा? अब ध्यान से एक एग्जांपल लेते हैं। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, सबको पता है, ठीक है। या साइन 360 की बात करते हैं, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 180 की वैल्यू वो भी 0। साइन 360 की वैल्यू वो भी 0। अभी 3 एग्जांपल लेते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 180 की वैल्यू 0, साइन 360 की वैल्यू 0। अब मैंने यहां डाला 0, वो कौन से एंगल से आया? कोई कह रहा है सर वो 0 से आया। तुमने वैल्यू डाली तो तुम्हें एंगल मिलना चाहिए, अब वैल्यू हमने क्या डाली? 0। तो आंसर तो किसी ने वो लिखा सर 0 डिग्री पे 0 होता है, वो भी सही है। किसी ने बोला सर 180 पे होता है, वो भी सही है। किसी ने बोला सर 360 पे होता है, वो भी सही है। तो कौन से को आंसर नहीं? सबको दे दो आंसर, तो गड़बड़ हो जानी है। तो उस पर्टिकुलर केस के लिए हमने क्या बोला? प्रिंसिपल वैल्यू में आंसर होना चाहिए। आपका आंसर किस रेंज में होना चाहिए?
प्रिंसिपल वैल्यू। तो अब मुझे बताओ कौन सा आंसर -π/2 से +π/2 के बीच में आ रहा है? 0 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री? 0 डिग्री। तो मेरा आंसर अगर आपने 0 लिखा है तो मैं मार्क्स दूंगा, तो कोई भी टीचर आपको मार्क्स देगा। अगर आपने उसके बीच में नहीं लिखा, कर। समझ में आया? तो अब जब इन्वर्स हो जाता है तो आप क्या डालते हो? उनकी वैल्यू। कौन सी वैल्यू? जो जब नॉर्मल फंक्शन था उसकी रेंज थी। इसमें क्या डाल लेते तुम? डोमेन्स। जो डालते थे वो डोमेन कहलाता था, और जो निकलता था दैट इज रेंज। बट आप कोई भी एंगल डाल सकते थे, बट हमने आपको बाउंड करा। कौन से एंगल के बीच में? -π/2 से +π/2। मैंने कहा ये डालो, तभी वो फंक्शन कहलाएगा, तभी वो फिक्स रेंज कहलाएगी। आपने डाल दिया। भाई हमने अभी फंक्शन चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी, क्या? कि अगर फंक्शन को इनवर्स होना है, उस फंक्शन का इनवर्स होना है, दैट फंक्शन इज 1 on 2। मैनी 1 नहीं हो सकता। तो ये तो मैनी 1 था, बहुत खतरनाक है। कई अलग अलग वैल्यू पे एक ही वैल्यू। ये तो मैनी 1 फंक्शन था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बट इसको 1 बनाने के लिए मैंने एक रेंज दे दी है, यहां से यहां। तो अब ये फंक्शन क्या बन गया? मैनी 1 और on 2। तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और वो मैंने यहां लिख रखा है। डोमेन्स किससे रिप्रेजेंट करी जाती है? x से। और रेंज किससे रिप्रेजेंट करी जाती है? y से। इसलिए यहां पे रेंज में y था। पर जब आपने इसको उल्टा कर दिया तो यहां अगर हमें देखो, यहां पे क्या था? y। किसके फॉर्म में? डोमेन्स के फॉर्म में। जब आप इनवर्स निकालते थे किसी एंगल का और किसी फंक्शन का, तो आप क्या लिखते थे? y -1 अपॉन मान लो 2y, इस तरीके से आया, और f इनवर्स y लिखा रहता था, ऐसा आता था। और आप इसको ऐसे लिखते थे लास्ट टाइम, याद है? क्यों? क्योंकि y किसको रिप्रेजेंट करता है? रेंज। बट अगर आप उस फंक्शन का इनवर्स निकाल रहे हो तो अब जो वैल्यू जाएगी वो रेंज नहीं होगी, वो इस इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन होगी। तो आप डोमेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सेस। अब तो आपने इस फंक्शन का इनवर्स करा, तो ये y की जगह पे ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है? x, क्योंकि वो डोमेन है। अब सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से। आपने जब y को sin थीटा था क्या डाला था? एंगल। मिला क्या था? वैल्यू। एंगल बहुत सारे डाल सकते थे, तो हमने उस एंगल को काट के कट शॉर्ट कर दिया, -π/2 to +π/2। क्या डाल ले? -π/2 to +π/2। मिल क्या रहा है? -1 से लेके 1 की वैल्यू मिल रही है। भाई सही बात है या गलत बात है? उल्टा कर दो। आपने फंक्शन उल्टा कर दिया, तो अब ये जो डोमेन था और रेंज मिल रही थी, अब ये डोमेन हो जाएगी और ये रेंज नहीं हो जाएगी। मतलब अब क्या डालोगे आप? वैल्यू। और क्या मिलेगा? एंगल। ये है वो चीज। इसलिए देखो डोमेन में क्या लिखी है? वैल्यू -1 से लेके 1 और -π/2 to +π/2। अब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? दे आर इंक्लूडेड। -π/2 भी इंक्लूडेड है, +π/2 भी इंक्लूडेड है। अब ये कॉस का फंक्शन देखो, ये भी -1 से 1। तो इसका मैं ग्राफ बना के आपको दिखा दूं। ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा आधा, या 90 पे 1 से स्टार्ट होता है, 0 पे। तो अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊं, तो अब देखो यहां से लेकर ये 0 डिग्री है, पाई तक, यहां तक हर एंगल के लिए एक वैल्यू है। देखो मान लो इस एंगल की बात करें तो इस पे ये वैल्यू, इस एंगल की बात करें तो इस पे ये वैल्यू, इस एंगल की बात करें तो खुद 0 हो गया, इस एंगल की बात करो तो इस पे ये वैल्यू, इस एंगल की बात करो तो इस पे ये वैल्यू, इस एंगल की बात करो तो इस पे ये वैल्यू। तो हर एंगल के लिए अपनी एक फिक्स वैल्यू है। समझ में आ रही है बात? ये तो क्या ये 1 फंक्शन हुआ या नहीं हुआ? हो गया भाई, एक वैल्यू के लिए एक आंसर। तो इसका इनवर्स इसलिए ये क्या है? 0 to π। बट ये हमने किसका फंक्शन बनाया था? y = cos थीटा। इसको उल्टा कर दिया, तो जो डोमेन थी वो जो रेंज थी वो अब डोमेन बन गई, और जो एंगल आ रहे थे वो अब क्या बन गई? सही है। अब ऑल रियल नंबर्स। अब मुझे बताओ, आपकी जब साइन में वैल्यू डालते थे तो tan 0 क्या था? मैं शुरू में 3 समझाऊंगा, बाकी सारे उसके समझ वैसे आ जाएंगे।
फटाफट बताओ, tan 0 क्या था? 0। tan आपका 30 क्या होगा? 1/√3, यानी 1/√3 को मैं रैशनलाइज करूं तो 1.732 ऊपर आएगा, नीचे 3 आएगा, √3/3 हो जाएगा। √3 को लिखोगे तो 1.732 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 0.5 समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। और 1.732 है ना, तो 0.5 समथिंग आंसर आ रहा है। tan 45 1 वैल्यू बढ़ गई, 0.5 से 1 हो गई। tan 60 √3 यानी 1.73 वो 1 से बढ़ गई। और tan 90 इनफाइनाइट, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो हमारे नॉर्मल कैलकुलेशन में है ही नहीं, इतनी बड़ी है। और हमारा नंबर कहाँ जाता है? रियल नंबर इनफाइनाइट पे जाता है। तो ऑल रियल नंबर होगा, ये तो हमने पॉजिटिव वैल्यू डाली, पॉजिटिव एंगल डाली, नेगेटिव एंगल डाल तो नेगेटिव में आता आंसर। नेगेटिव π/2 मतलब नेगेटिव इनफाइनाइट। इसी का अगर आप कर्व की बात करो तो इसका कर्व कुछ ऐसा होता है, तो ये -π/2 होता है और ये +π/2 होता है। यहाँ पे ये कर्व ऐसे जाता है, डॉट 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 बनता हो, यहाँ पे ऐसे डॉट। क्यों? 90 पे नहीं होता, ये 90 से पहले ही हो जाता है इतना लंबा। क्यों? कि -π/2 पे माइनस नेगेटिव पे जाएगी वैल्यू, +π/2 पे प्लस नेगेटिव पे जाएगी वैल्यू, पता है, प्लस इनफाइनाइट पे जाएगी, पता ही नहीं था। इसलिए ये ओपन ब्रैकेट है, मतलब -π/2 इंक्लूड मत करो, उसका नेक्स्ट एंगल इंक्लूड करो। +π/2 इंक्लूड मत करो, उससे पिछले वाला एंगल इंक्लूड करो। बट रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर। क्यों? माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट कुछ भी डालो, तो इसलिए ऑल रियल नंबर। सेम कॉट के लिए भी होगा, बट 0 to π इसमें ये रेंज है। ऐसी सेक और कोसेक इसमें π/2 दे रखा है, क्योंकि सेक किसका उल्टा होता है? cos का। cos 90 क्या था? 0 को उल्टा पटकोगे तो क्या लिखा जाएगा? इनफाइनाइट। उस पर वो डिफाइन ही नहीं है फंक्शन, इसलिए रेंज में से क्या माइनस कर दिया? π/2। ये tan की रेंज है, वो cos की रेंज है, बस π/2 पे नॉट डिफाइंड था इसलिए माइनस कर दिया। ये किसकी रेंज है? साइन की। बट साइन 0 डिफाइन नहीं होता, 0 हटा दिया। समझे या नहीं समझे? तो ये डोमेन और रेंज वाला टेबल समझ में आया है नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। आ गया? अगर ये फंक्शन इनवर्स नहीं है, सुन लो, अगर ये फंक्शन इनवर्स नहीं है तो ये डोमेन हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? रेंज। मतलब अगर नॉर्मल फंक्शन की बात करूं तो ये डोमेन और ये रेंज। अगर y को sin थीटा होता तो ये डोमेन थी, ये रेंज थी। बट ये इनवर्स फंक्शन है तो ये क्या है आपकी? डोमेन यानी वैल्यूज, और रेंज क्या है आपके? प्रिंसिपल वैल्यूज। क्लियर है? कॉपी करो, नोट कर लो, पॉज कर लो। ओके, अब एक तरीके से एक चीज ये समझो, y = sin इनवर्स sin थीटा अगर ऐसा लिख रखा है तो ये क्या है? बताओ ये क्या है? फॉफ और गॉफ जो हमने पढ़े थे। अगर मान लो एक fx है, क्या? sin इनवर्स x, और एक gx है sin थीटा। अब क्या ये एक दूसरे के इनवर्स है? पहली चीज तो मुझे दो, डोमेन रेंज है इसकी sin थीटा की, sin इनवर्स की वो जो डोमेन अभी हमने टेबल पे लिखी -1 से लेके 1 की वैल्यू वो है, और इसकी वैल्यू डोमेन क्या होती है? -π/2 to +π/2 वो है। तो बाबा ने वो मैं लिख नहीं रहा, वो है। तो क्या ये एक दूसरे के इनवर्स हैं? बताओ, है या नहीं है? हाँ या ना तो बोलो, है। अब अगर मुझे एक चीज बताओ, अगर ये एक दूसरे के इनवर्स हैं तो हमने वहां पे एक कंडीशन पढ़ी थी कि फॉफ और गॉफ एक्स आ जाते थे, यानी जो डाला वही वापस आ गया अगर वो एक दूसरे के इनवर्स थे। और हमें पता ये है, ये तो चैप्टर की शुरुआत ही मैंने ऐसे करी कि ये है इसका इनवर्स, तो करके देखते हैं। तो मतलब फॉफ क्या होगा? f के अंदर gx, यही होना चाहिए। gx क्या है? sin थीटा, यानी f के अंदर क्या पटक दूं? sin थीटा, यानी ये किसकी जगह लिख दूं? x की जगह लिख दो, sin इनवर्स sin थीटा। और ये तो यही आ गया। एक और चीज कर लेते हैं, गॉफ भी कर लेते हैं। तो g के अंदर fx, यानी g के अंदर fx बोले तो sin इनवर्स, यानी ये किसकी जगह लिख दूं? थीटा की जगह लिख दूं। तो sin = sin इनवर्स x।
समझ में आ रहा है? अब ये क्या है? एंगल। और मैंने क्या बताया था, तुम जो डालोगे वही मिलेगा, जो तुम डाल रहे हो वही मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? थीटा। इसका आंसर क्या होगा? एक्स। हो गया? ऐसे सब में समझ लो। कॉस में भी सेम है, tan में भी सेम है, sec में भी सेम है, cosec में भी सेम है। सब में क्या होगा? जैसे अगर मैं cos की बात करूं तो cos इनवर्स cos थीटा, थीटा cos इनवर्स x, x। बट एक चीज का ध्यान रखना है दोनों में, अगर वैल्यू वाला है तो इसमें ज्यादा कुछ सोचना साचना नहीं है। तो बाहर से है ना, अंदर वैल्यू कुछ भी हो सकती है। -1 से 1 के बीच में होगी, इससे बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती। मतलब अगर साइन का है तो यहाँ 2 थोड़ी लिखा हो सकता है, ठीक है? आंखें बीच के मत करना। साइन इनवर्स 2, मतलब साइन की वैल्यू क्या है? 2। हाँ, कौन से एंगल पे? मतलब क्वेश्चन गलत है भाई को, कहीं उसको पता चला उसका आंसर निकाल ले, ओहो सर ने बोला था साइन के अंदर साइन इनवर्स 2 जो भी हो वही आंसर है, तुम लिख दिया जोश में। तो ये पढ़ेगी, ठीक है? क्यों भैया ये पॉसिबल कैसे है? मतलब तुम बोलना मांग रहे हो वैल्यू क्या है? 2। कैसे? कौन सी मैथ्स लगा रहे हो भैया? वैल्यू होती नहीं है, तो ये नहीं होगा। ध्यान दे सकते हो ये चीज, मतलब डोमेन में देखना होगा आपको। साइन की डोमेन क्या थी? -1 से 1, कॉस की 1 से 1, tan की सारे। हाँ, कितना मजेदार है, मतलब दिल को सुकून मिलता है। हाँ, कुछ भी डालो सर इसमें, सब चलता है ना? कॉट की ऑल, और कोसेक और सेक की बताओ, सेक की क्या है? ऑल। -1 to 1 वही है जो सेक और साइन और कॉस की। तो कोई डाउट है तो बताओ। अब ये वाला तो क्वेश्चन समझ में आ गया, वैल्यू वाला। बट अगर एंगल आया तो एंगल हमने किसके बीच में निकाले? प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में। अगर एंगल प्रिंसिपल वैल्यू को क्रॉस कर रहे हैं तो आपको 90 माइनस थीटा जो आपने पढ़े थे क्लास 11th में, 180 प्लस थीटा, ये जुगाड़ कर कराएगा। क्या लिखूं? 6 बताना, ये 5/2 लिख दें या 3 लिख दें? देखना कितना होगा। 300 हो गया ना, क्रॉस कर रहा है ना 180 के पास, काम हो गया मेरा। देखो साइन इनवर्स, अगर आप आधे बच्चों ने क्या पढ़ा? सर ने बताया साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो आंसर है 5/3। घर वालों ने पूछा बेटा कैसा गया एग्जाम, वो लाएंगे और टीचर काट के 0 देगा। टीचर तो बेवकूफ, आता ही नहीं उसे। भैया इसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बनाओगे तो कैसे कर लोगे? तो अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा आप बताओ? 5। अरे यार इतना सिंपल कर लो, 180/3 कर लो, इतना ज्यादा आंसर कर देता। 300 है तो क्या मैं ऐसे साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस कितना 60 यानी π/3 लिख सकता हूँ? बोलो, लिख सकते हैं। साइन इनवर्स साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है? कौन से क्वाड्रेंट की कहानी है? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ये तो कॉज होता है, तो भगा दो इसे। तो माइनस क्या आएगा? π/3। ठीक है, अब मान लो -π/3 है तो साइन नेगेटिव एंगल क्या होता है? -π पे देता था। साइन इनवर्स साइन π/3। अभी रुको, ये आया। ऐसा साइन में भी होता है कि साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव एंगल आ जाए तो ये कुछ नहीं माइनस साइन इनवर्स x है। अभी समझाऊंगा ये, बट अभी फिलहाल के लिए क्योंकि क्वेश्चन में यूज होगा तो मैंने बता दिया कि साइन इनवर्स में अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो सिर्फ नेगेटिव बाहर फेंक के x लिख दो, लिख दिया हमने। तो इसका भी फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? माइनस बाहर फेंक के साइन π/3 बताओ, तो -π/3 आंसर आना था, ना कि समझे या नहीं समझे? और ये 1 मार्क का आएगा MCQ, ये भी बता दो।
इतना सिंपल बट 1 मार्क का एमसीक्यू। बट बहुत बच्चों से गलती यही होती है कि वो ये फॉर्मूला तो पढ़ते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि थीटा की रेंज क्या थी, -π/2 टू +π/2। ऐसी कॉस में क्या रेंज थी, 0 to π। तो वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। इतनी बात समझ में, कुछ क्वेश्चन करेंगे। इधर देखो, चलो अब देखो -π/2 कौन से क्वाड्रेंट की कहानी पे आएगा, ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा -π/2। तो -π/2 को लाने के लिए ये किस पे 1/2 देखो, 1/2 किस पे आता है 60 में, यानी π/3। मुझे चाहिए π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या मैं पा -π/3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता कॉस में, क्योंकि वो cos π/3 हो जाएगा बट बाहर माइनस आ जाएगा। ये याद है ना, मैंने ये वाली लाइन बोली है π-π/3, ये चीज याद रखनी है आपको, क्योंकि ये यूज होगा मुझे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने में। तो इसका एंगल क्या होगा, π/3। अब पाई ये आ गया ना, मतलब मेरा आंसर ये था, इससे मैंने ऐसा लिखा π -π/3 करो क्या होता है, पाई -π/3 करो क्या होगा 2π/3। तो आंसर इसका क्या है 2π/3। आगे चल के अभी अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, cos इनवर्स में जब -x आता है इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। और रीजन तुम जान ही गए क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के में नेगेटिव। और कौन कौन नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये लो हैं जी, साइन को छोड़ के सारे, साइन और कोसेक को छोड़, है ना, कोसेक को चलो साइन और कोसेक को छोड़ के सारे। तो कोसेक में नेगेटिव नहीं लगेगा, साइन में नेगेटिव नहीं लगेगा, और tan में भी नेगेटिव नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि tan की जो रेंज है वो तो ये दोनों की है, समझ में आया। बट cos में रेंज क्या है 0 to π, तो इसमें नेगेटिव लगेगा। sec में रेंज क्या है, sec में तो यही सेम रेंज है, तो उसमें भी नेगेटिव लगेगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। और cosec की भी रेंज क्या थी, ये, उसमें भी नेगेटिव। तो अभी हम करेंगे उसको, अभी इसको छोड़ो, फिलहाल इसको समझो। ये वाला फॉर्मूला समझ में आया, एक इस फॉर्मूले से कर सकते हो या डायरेक्ट आपको मैंने तरीका बता दिया उससे। tan इनवर्स 1 बताओ, माइनस बाहर ले जाओ, तो माइनस नीचे वाले क्वाड्रेंट में होगी ना खाली 45 बोले तो π/4 का sec इनवर्स 2 1 cos 1/2 कब होता है, अभी तो करा 16 π/3, और π/3 पे उल्टा कर दो तो sec इनवर्स 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा π/3। cot इनवर्स 1/3 1/√3 π/3, यानी बट अब ये खुद कर लो होमवर्क से, ये करके